नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। प्यार और नफरत, ये दो शब्द सुनकर आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि ये दोनों एहसास पूरी तरह से दिल से जुड़े हैं, इनमें पूरी शिद्दत होती है। लेकिन कई बार हमारे रिश्ते और व्यक्तित्व पर दिल से ज्यादा दिमाग हावी हो जाता है और फिर हम दिल की सुन ही नहीं पाते। ये प्यार अगर नफरत पर हावी हो जाए तो जिंदगी गुलजार बन जाती है, लेकिन अगर यही नफरत प्यार पर हावी हो जाए तो इसके खतरनाक अंजाम सामने आते हैं। और हमारी आज की ये कहानी प्यार और नफरत, दिल और दिमाग के ऐसे ही द्वंद्व की कहानी है। तो फुर्सत मिल गई मैडम। अरे ऐसा थोड़ी हो सकता कि अमन का बर्थडे मैं मिस कर दी। चलो बहुत अच्छा लगा, आ गई। अमन, हैप्पी बर्थडे अमन, हैप्पी बर्थडे। हेलो हेलो हेलो, मेरी बात सुनो। देखो मैं तुमसे आखिरी बार। चुप, एकदम चुप। मेरी बात सुनो। देखो, अब मैं तुम्हारा पागलपन और नहीं झेल सकता। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और सुधारूंगा। मैं अपनी बीवी बच्चे को लेने उनके पास जा रहा हूँ। मैं अब उनके साथ ही रहूंगा। अगर मान गई तो ठीक है, वरना इस बार मैं जरूर कुछ कर बैठूंगा। देखो मैं ये कहना चाहती। आज के बाद मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर, एयरपोर्ट ले लेना। बच्चों ने जो डांस किया ना, मजा आ गया मुझे, लेकिन थकान भी हो गई। यार एक गिलास पानी पिला दो तान्या। हाँ जी। माँ, मैं तो कहता हूँ कि हर हफ्ते एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए। नानी, मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाऊं? हाँ दिखाओ। बेटा दिखाओ। नानी ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा बनाया है। मामा, नानी, मॉम, मामी, मी। लेकिन बेटा, इसमें तुम्हारे पापा तो है ही नहीं। माँ, जब इसके पापा इसकी लाइफ में ही नहीं है तो इसकी ड्राइंग में क्यों होंगे? अपने मन की कड़वाहट बच्चे के मन में मत घोलो। वैसे भी पति का घर छोड़कर मायके में रहना अच्छी बात नहीं होती है। अरे तुम्हें पति की जरूरत नहीं है, लेकिन बेटे को बाप की जरूरत है। मम्मी जी, ये घर दीदी का भी है। शादी के बाद लड़की इतनी भी पराई नहीं हो जाती कि मायके वाले उसके आंसू भी ना पहुंचे। तुम यहाँ क्या करने आए? काव्या, काव्या, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। अब मैं तुम्हारे और वेदांत के बिना नहीं रह सकता। प्लीज काव्या, प्लीज मेरे साथ चलो। तुम्हारे साथ? ताकि तुम मुझे फिर से धोखा दे सको, है ना? काव्या, काव्या, कितनी बार समझा चुका हूँ तुम्हें। जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मानव, ठीक है? अरे इतनी जतन से तुझे मना रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रही है? माँ, आप मेरे मामलों में ना ही बोले तो अच्छा होगा। और ये मेरे और मानव के बीच की बात है। और मानव, तुम चलो। अरे निकलो यहाँ से। काव्या, मैंने काव्या, कहा मेरी ना, निकलो यहाँ बात, से। काव्या, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात कुछ समझने की कोशिश तो करो। काव्या, जाओ यहाँ से, मानव। काव्या, काव्या, मैं समझा रहा हूँ कुछ। मानो भाई साहब, अरे आप जाइए यहाँ से। मैं, आप जाइए, मैं कह रहा हूँ जाइए। तो समझो मैं। काव्या, काव्या, मेरी बात सुनो। काव्या, उमर, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितने कॉल किए? पापा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया था। बड़ी मुश्किल से घर से भाग कर आई। देखो ना, प्लीज मुझे ऐसे कहीं दूर ले चलो। हमें ऐसे भागना होगा रघु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज। और घर से ऐसे भागना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में तो सोचो। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है क्या? मैंने कहा ना एक बार चलो तो चलो रघु। अच्छा ठीक है, अरे अब चलो। मेरे बेटों को पैसा मिल जाना चाहिए। अगर उन्हें पैसा नहीं मिला ना तो तुम्हारी लाश लेकर आएंगे मेरे पास, समझे? लाओ भाई, खाना लाओ। कोमल ने खाना खाया? हाँ, वो स्तुति ने खिला दिया उसे।
कावेरी, क्या हुआ कावेरी को? मेरे को उठो जल्दी। क्या हुआ? तुम आओ ना बाहर तो चलो। क्या हुआ क्या? जल्दी चलो। पार्टी में गए थे। कल रात हमारी पड़ोसन तबस्सुम के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। अब ये बताइए कि पार्टी में कुछ अजीब हुआ था, कुछ अलग? नहीं सर, हमेशा की तरह आई और सबसे थोड़ी बहुत हाय हेलो करके बस अपने फोन पर लग गई। उसके बाद क्या हुआ? आप लोगों में कोई बहस हुई, कोई फोन आया या कुछ और? सर एक छोटी सी बहस हुई थी काव्या दी और उनके पति मानव के बीच में। मानव हमारे जीजा जी हैं। उसके दिल में बैठ गया था कि उसका पति मानव उसे धोखा दे रहा है और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सर, इनके हाथ से रिंग मिली है। ये रिंग? काव्या एक जिंदा दिल लड़की थी। हाँ, वो अपनी शादी से खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने पति माधव के धोखे से इतनी भी नहीं टूटी थी कि आत्महत्या कर ले। तो फिर उसकी मौत की वजह क्या थी? और वहीं दूसरी तरफ आगरा में एक लड़की कोमल अपने घर से फरार हो गई थी। क्या इन दोनों के बीच में कोई संबंध था? अगर काव्या ने आत्महत्या की थी तो उसके हाथों में वो अंगूठी किसकी थी? सर ये सच है, ये अंगूठी मेरी है, पर मुझे नहीं पता सर काव्या दी के हाथ में ये अंगूठी कहाँ से आ गई। अगर कुछ नहीं किया तो तेरी ये अंगूठी काव्या के हाथ में कैसे आई? मुझे सच में कुछ नहीं पता सर। कल रात मानव और मेरे बीच में छोटी सी झड़प हुई थी बस। ये अंगूठी थोड़ी ढीली है सर, उस दौरान गिर गई होगी। काव्या दी ने हमारी पूरी फैमिली को सपोर्ट किया सर। पापा के जाने के बाद उन्होंने ही सब कुछ संभाला। भला मैं उनकी जान क्यों लूंगा? बस यही कमी रह गई थी कि बेटी घर से भागकर सबकी नाक कटाए। पापा स्तुति को सब पता होगा कि कोमल कहाँ है, वो किसके साथ गई है। स्तुति तो सुबह सुबह कॉलेज चली गई और स्तुति का फोन भी नहीं लग रहा है और कोमल का फोन बंद आ रहा है। जय, तू स्तुति के कॉलेज आवर्स को लेकर आ। कान खोल के सुन लो, ये बात पुलिस तक नहीं जानी चाहिए। सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब घर के सब लोग सो चुके थे तब टेरेस में काव्या और मयंक के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई होगी और मयंक ने काव्या को धक्का देने की कोशिश की होगी और हाथापाई में मयंक की अंगूठी काव्या के हाथ में आ गई। इस फुटेज को लैब में भेज के क्लीन करवाओ और काव्या के कॉल रिकॉर्ड भी निकलवाओ। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं थी। अगर मयंक की माने कि उसने काव्या का खून नहीं किया है तो भी काव्या ने सुसाइड तो की है, उसकी क्या वजह होगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव ने वहां से जाने के बाद काव्या को फोन किया जिससे काव्या को गुस्सा आया? इस मानव को बुलवाओ। यस सर। हाँ सर, काव्या मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। रोज तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना रहता है ना मानव? हाँ बताओ, आज इसके लिए क्या बहाना बनाओगे? बोलो। काव्या कितनी बार बताओ, मॉडल गिर रही थी, उसे बचाने के चक्कर में लग गई होगी ये लिपस्टिक। हमेशा झूठ बोलते हो, मुझे पागल बनाते हो, है ना? मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। वहाँ पर खुले मिजाज की लड़कियाँ होती है। मॉडल से मिलना, बात करना, हंसना, ये सब हमारा काम है। लेकिन काव्या को कभी ये बात समझ नहीं आई। तो आपको लगता है कि काव्या की सुसाइड की यही वजह है? ये तो मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन काव्या बहुत स्ट्रांग लड़की थी, पर मूडी भी थी सर। किसके साथ अफेयर चल रहा है आपका? अफेयर? सर मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। यही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर। आपटे, तो ये क्या है? काव्या के मोबाइल में तुम्हारा भेजा हुआ ये मैसेज मिला है। इसमें आपने काव्या को मैसेज किया है जिसमें साफ साफ लिखा है, हाँ मैं किसी और से प्यार करता हूँ, खुश? हाँ सर, मैंने ये मैसेज किया था, लेकिन सर वो काव्या मुझ पर हमेशा बेवजह शक करती थी, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर ये मैसेज किया था सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर, काव्या पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी, वो जॉब करती थी, वो भला अपने पति पर बार बार शक क्यों करेगी? आपटे, रिश्तों में आग लगाने के लिए शक की एक चिंगारी ही काफी होती है, इसीलिए काव्या का सब कुछ जल के राख हो गया। खैर,
काव्या के साथ साथ इस मानव के भी कॉल रिकॉर्ड से करवाओ। पता करते हैं कि वो कौन सी लड़की है जिसकी वजह से मानव ने काव्या को धोखा दिया। चलो। हाँ। नहीं, घर चलो। सर, काव्या के फोन पर उस रात को मानव का कोई फोन नहीं है और ना ही किसी और का। तबस्सुम की माने तो उसके पहले काव्या बिल्कुल नॉर्मल थी। हाँ सर, मानव से झगड़ने के बाद भी काव्या ज्यादा दुखी नहीं थी। हाँ, थोड़ा गुस्से में जरूर थी। और कोई खास नंबर? नहीं सर, मानव के कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई स्पेशल नंबर नहीं है जिससे उसके अफेयर की बात को सच्चा माना जाए। और सर, काव्या के कॉल लिस्ट में ऑफिस से रिलेटेड ही कॉल्स हैं। सर, काव्या अपने ऑफिस के HR मैनेजर थी। पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक काव्या के शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं है और ना ही उसके शरीर में नशीले पदार्थ की मात्रा मिली है और ना ही कोई स्ट्रगल का निशान है। तो पोस्टमार्टम करने वालों का भी फिलहाल यही मानना है कि काव्या ने सुसाइड किया है। क्योंकि काव्या के हाथ में मयंक की अंगूठी महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। खैर, जैसा दिखता है अक्सर ऐसा होता नहीं, कोई तो बात है इसके पीछे। सर, आपको लगता है कि काव्या की हत्या हुई है? आपने मुझे जो लगता है उस तक पहुंचने के लिए मेरे पास मयंक की डिटेल्स होना जरूरी है और क्लियर CCTV फुटेज भी। और पता करो, मयंक के पास कोई मोटिव था काव्या को मारने का? यस सर। कोमल कहाँ गई? बता रही हूँ। वो ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई होगी। वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था। क्या नाम है उस लौंडे का? उसका नाम रघु है। तेरे पास उस लौंडे की फोटो तो होगी, दिखा फोटो। इसके कॉलेज से इसकी जन्म कुंडली निकलवाओ और अपने दोस्तों के जरिए कोमल के फोन की लोकेशन निकलवाओ। पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। इस मामले को हम खुद ही सर डालेंगे। मुझे ये लड़का जिंदा या मुर्दा चाहिए। कोमल के फोन की लोकेशन निकलवाओ। पुलिस को इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। इस मामले को हम खुद ही सर डालेंगे। मुझे ये लड़का जिंदा या मुर्दा चाहिए। एक तरफ तहकीकात में काव्या की जिंदगी के पहलू सामने आ रहे थे। उसकी जिंदगी में चल रही उथल पुथल तहकीकात को नए मोड़ दे रही थी। कभी हत्या तो कभी आत्महत्या की तरफ घुमा रही थी। और वहीं दूसरी तरफ आगरा में कोमल के पिता और दोनों भाई उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर रहे थे। और वहीं पुलिस किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिए दिन रात जुटी हुई थी। सर, आपका शक सही था। ये काव्या के पिता के दिल्ली वाले घर के पेपर्स हैं, लेकिन मयंक ने अपने वकील की मदद से जाली पेपर्स बनवाए हैं। सर, वो दिल्ली वाले घर को अपने नाम पर बेचने की डील भी कर रहा था। बता सर, ये बात सच है कि बाबूजी के नाम पे जो फ्लैट था वो मैं अपने नाम पे करा के बेचना चाहता था, क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत थी सर। काव्या दी को दुबई में जॉब मिल गई और उनके कहने पे मैंने भी दुबई में एक जॉब ढूंढ लिया था सर। मैंने तो अपना यहाँ का जॉब भी छोड़ दिया। हम अपना सब कुछ बेच करके दुबई शिफ्ट होने वाले थे, पर पता नहीं उन्हें क्या हो गया सर। दी, आपकी दुबई की टिकट कब की लूं? मैं दुबई नहीं जा रही हूँ, मैं दिल्ली जाकर रहूंगी। दिल्ली क्यों? कहा ना, दिल्ली जाकर रहूंगी। मुझे पता था कि काव्या दी को अगर ये बात पता चल गई तो वो कभी नहीं मानेगी। बस इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। जब उसे पता चल गया, उसने गुस्सा किया तो तूने उसकी जान ले ली। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बहन को धोखा दिया, पर मैंने उनकी जान नहीं ली है सर। अरे मैं तो उनको उनका हिस्सा देने वाला था। मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरी बात का विश्वास की। अगर मयंक ने ये खून नहीं किया और काव्या ने सुसाइड भी नहीं की, तो हो सकता है कोई और हो जो मानव के जाने के बाद आया। लेकिन सर, उस रात को काव्या के पड़ोसी तबस्सुम के घर हुई पार्टी में लोग आ जा रहे थे। तो हो सकता है कि पार्टी में कोई हो जो तबस्सुम और काव्या दोनों को जानता है और काव्या से मिलने उसके घर गया। नहीं सर, मैंने आपसे कहा ना, उस रात पार्टी में कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी और उस पार्टी में मेरे सभी रिश्तेदार और दोस्त ही थे। काव्या को कोई पर्सनली नहीं जानता था जो मेरे घर से काव्या के घर जाए। मयंक को छोड़कर अपनी भाभी तान्या और माँ शकुंतला देवी के साथ काव्या के कैसे रिश्ते थे? तान्या बेचारी तो हमेशा काव्या की तारीफ करती है, लेकिन शकुंतला जी को उसका मानव को छोड़कर आना पसंद नहीं था, जिसकी वजह से शकुंतला जी को सबके ताने सुनने पड़ते थे।
देखो तो पति का छोड़ के कितनी खुश है। काव्या अपना घर छोड़कर आ गई थी, इसलिए वो हमेशा गुस्सा रहती थी। हर माँ अपने बच्चे की खुशी चाहती है। मैं भी चाहती थी मेरी काव्या का घर फिर से बस जाए। हर गुस्सा शांत होने के बाद काव्या भी यही चाहती थी। एक था राजा, एक थी काव्या। अगर तुम्हें मानव मनाने आएगा तो तुम क्या जाओगे उसके साथ? माँ, अगर मानव मुझे एक बार मनाने आ जाए ना तो मैं खुशी खुशी उसके साथ चली जाऊंगी, अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए। काव्या पहले खुद अपने पति के घर जाना चाहती थी, लेकिन जब मानव लेने आया तो काव्या ने जाने से इनकार कर दिया। दुबई में जॉब के लिए उसने खुद ही अप्लाई किया था, लेकिन नौकरी मिली तो उसने नौकरी करने से इनकार कर दिया। ऐसा क्या हुआ था इन 4 महीनों में कि काव्या अपने फैसले बदलने के लिए मजबूर हो गई? सर, हो सकता है काव्या किसी और को प्यार करने लगी हो सकता है। पता करते हैं कि काव्या की मौत के पीछे कारण क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा से कैसे बात करूंगा। वो तैयार नहीं होंगे। कोमल, कोमल तुम्हारा फोन बज रहा है। कोमल तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, 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 वो मेरे घर वालों का ही है। रघु प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, अगर उन्हें पता लग गया ना तो बवाल हो जाएगा। सर, काव्या यहाँ HR मैनेजर थी, बहुत अच्छी लेडीज थी। वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। और कोई खास बात जो आपने नोटिस की हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। क्या काव्या को तुमने किसी और आदमी के साथ में देखा था, या उसका किसी और के साथ में कोई चक्कर हो? नहीं साहब, वो तो बहुत अच्छी औरत थी, अपने बच्चे की खुशी के लिए जीती थी। सर, जिन जिन लोगों से बात की सब लोग काव्या की तारीफ ही कर रहे हैं। अफेयर का कोई चक्कर नहीं लगता और कॉल लिस्ट भी क्लीन। सर, अगर अफेयर का कोई चक्कर होता तो बातचीत का कोई मीडियम तो दिखता। और हाँ सर, सोसाइटी की जो CCTV फुटेज आपने क्लीन करवाने के लिए कही थी वो क्लीन होकर आ गई है। मतलब ये कि काव्या के हाथ में मयंक की अंगूठी पहले से नहीं थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने पर किसी की मुट्ठी बंद नहीं हो सकती। किसी ने ये अंगूठी उसके हाथ में डालकर उसकी मुट्ठी बंद की होगी, और ये काम शकुंतला और तान्या में से किसी एक ने किया होगा। लेकिन सर, तान्या मयंक की पत्नी है और शकुंतला मयंक की माँ। भला वो ऐसा क्यों करेंगे? जब इतना पता चल गया है तो ये भी पता चल ही जाएगा। फिलहाल दोनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ। यस सर। ये क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो आप लोग? अरे तेरा बेटा राघवेंद्र श्रीवास्तव, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से तेरा पता निकाला है। जल्दी बता दे साला कहाँ है? लेकिन हुआ क्या है? अब बताओगे आप मुझे? क्या हुआ? क्यों मेरे बाबूजी को परेशान कर रहे हो आप लोग? ऐसे नहीं बताएगा। ये तेरा बेटा है ना? हाँ। अरे बोल, रघु कहाँ है? कहाँ है रघु? अरे हमें नहीं पता रघु कहाँ है। भाई कोमल दिल्ली में है। चल चल चल। सर, तान्या और शकुंतला के कॉल रिकॉर्ड्स, और इन कॉल रिकॉर्ड्स की माने तो मानव के पास में एक और नंबर है जो उसने अब तक पुलिस को नहीं दिया था। इसके लास्ट नंबर पे कुछ निकला तो नहीं था? नहीं सर, लेकिन इस दूसरे नंबर पर बहुत कुछ है। गुड जॉब। इनकी पूरी कुंडली निकालो। बहुत जल्द इस केस की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझने वाली है। यस सर। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यही रहना है। मुझे अरे शांत हो जाओ बेटा। अरे बेटा रुको, देखो पापा घुमाने ले जा रहे हैं ना। बेटा मुझे आपके साथ नहीं बेटा रोते नहीं है। देखो जिद मत करो, पापा घुमाने ले जा रहे हैं ना। मुझे मम्मी के साथ जाना है। देखो जिद नहीं करते। अच्छा आ जाओ। हाँ पापा है ना? हेलो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? देखो मेरी बीवी मर गई है। मैं अच्छा पति तो नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा बाप तो बन सकता हूं ना। सारा सामान रख लिया ना ठीक से? हाँ हाँ। क्या हुआ? रघु, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा,
मैं हूं ना। किससे बात कर रही थी? हाँ, अब स्तुति से, घर वालों के बारे में पूछ रही थी। भाई मुंह नहीं खोल रहे हैं। कहाँ ढूंढेंगे हम दिल्ली में? ढूंढ लेंगे यही कहीं पे होगी। अबे पूछना यार से। हेलो, हाँ बोल। खबर सही है? तू एक काम कर, तू वहीं रुक, हम लोग आते हैं अभी। भाई कोमल करोल बाग में है। चल। मिस्टर मानव, ये है आपके दूसरे नंबर के कॉल डिटेल्स और ये आपकी दूसरी स्पेशल फ्रेंड के कॉल रिकॉर्ड्स। हाँ तो तानिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने और मानव के ताल्लुकात के बारे में? सर ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं मानव से बात करती थी, लेकिन सर क्या दो लोगों के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता है? लेकिन जो रिश्ते होटल के कमरे में जाके खत्म होते हैं उन्हें बस एक ही नाम दिया जा सकता है। ये है उन होटल्स के डिटेल्स जहां आप दोनों मिला करते थे। हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। आप दोनों के मोबाइल लोकेशंस जहां मैच हुई, हमने आप लोगों की फोटो दिखाकर वहां पूछताछ की और मानना पड़ेगा आप लोग बहुत मशहूर हैं होटल्स में। इसके आगे आप खुद बताएंगे तो बेहतर होगा। सर मैं और मयंक कभी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, इसलिए हम दोनों कभी नजदीक भी नहीं हुए। भले ही हम एक छत के नीचे जरूर रहते थे, लेकिन कभी एक दूसरे के करीब नहीं आए। इसलिए शादी के 3 साल बाद भी हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। सर मानव और काव्या दी अक्सर हमारे घर आया करते थे, और जब घर पर कोई नहीं होता था तो और उसके बाद हम दोनों होटल में छुप छुप कर मिलने लगे। और एक रात नशे की हालत में। काव्या, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कई दिनों से सोच रहा था कि तुमको बताऊं, पर काव्या, मेरी जिंदगी में कोई और है। सर मानव ने मेरा नाम तो नहीं लिया, लेकिन काव्या दी घर छोड़कर आ गई थी और वो मानव से तलाक भी लेना चाहती थी। जब काव्या खुद ही घर छोड़कर चली गई थी तो उसे मनाने का झूठा नाटक क्यों कर रहा था? तेरा रास्ता तो वैसे भी साफ हो गया था। सर मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं काव्या से बहुत प्यार करता हूं सर, और काव्या से भी ज्यादा अपने बेटे वेदांत से। मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहता था सर, लेकिन ये तानिया मेरे पीछे ही पड़ गई थी। मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी? एक मिनट, जब मानव नहीं माना तो तुमने काव्या को रास्ते से हटा दिया। सर मैं मानती हूँ, मैं मानव को चाहती थी, लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने काव्या दी को नहीं मारा। लेकिन तुमने मयंक को रास्ते से हटाने की कोशिश तो की ना, उसकी अंगूठी काव्या के हाथ में रखकर। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने काव्या दी को नहीं मारा। अच्छी खासी गृहस्थियां बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन को भी बर्बाद कर लिया। तानिया ने ना सिर्फ काव्या का घर बर्बाद किया, बल्कि वो अपनी गृहस्थी भी जला चुकी थी। अब जानना सिर्फ ये था कि क्या उसने काव्या का कत्ल भी किया था, या फिर कोई और था जिसने काव्या की मानसिक परेशानियों का फायदा उठाया था। क्या हुआ? करोल बाग में सब गए हैं, वहीं देखा गाड़ी भी जाते हुए। पक्की है? पक्की है। चल निकल। हमारे पास काव्या के मर्डर के 3 सस्पेक्ट हैं, मानव, मयंक और तान्या। लेकिन किसी के खिलाफ भी हमारे पास ठोस सबूत नहीं, और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बात कुछ और भी हो सकती है। ऐसा करो कि काव्या की डिटेल्स एक बार फिर से चेक करो, उसके कॉल रिकॉर्ड, उसके बैंक डिटेल, उसके ऑफिस में पूछताछ, हर छोटी सी छोटी बात की बारीकी से जांच करो। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है पिछले 4 महीनों में ही हुआ है। यस सर। सर हमने काव्या की बैंक डिटेल्स को वेरीफाई किया, और इस एटीएम ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग काव्या 2 महीने पहले आगरा गई थी। काव्या की मां का कहना है कि वो दिल्ली गई थी ऑफिस के काम से, और ऑफिस वालों का कहना है कि काव्या बीमार थी, इसलिए उसने छुट्टी ले रखी थी। मतलब काव्या झूठ बोल के आगरा गई थी, लेकिन आगरा में उसका कौन हो सकता है? सर हमने काव्या के कॉल रिकॉर्ड्स को एक बार फिर से वेरीफाई किया, और कॉल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आगरा का बस एक नंबर है जो किसी कोमल के नाम पर रजिस्टर्ड है।
सर इस नंबर पर पिछले 4 महीनों में सिर्फ 4 बार ही बात हुई है। इसीलिए जब पहली बार कॉल डिटेल्स आई तो हमें इस नंबर पे शक नहीं हुआ। हाँ सर, जब मुझे इस नंबर पर डाउट हुआ तो मैंने इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई। और सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब काव्या के मर्डर के बाद ये नंबर बंद हो गया। हो सकता है ये कोमल मानव और तान्या की मदद कर रही थी। इस कोमल का काव्या के मर्डर से जरूर कोई ताल्लुक। पता करो कि ये कोमल कौन है। यस सर। क्यों बे, ये दोनों यहाँ रुके हैं? कोमल, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो मेरी फोटो डाल देगा। अगर हम लोग नहीं आते तो मुझे मार डालता। कोमल तू चिंता मत कर, तू घर चल, हम उस रघु को जान से मार देंगे। तू चल। छोड़ो इसको, चल इसको। अरे ध्यान से। बोलिए क्या बात है? कोमल को बुलाइए, हमें उससे बहुत जरूरी बात करनी है। वो अपनी मौसी के घर गई है, उससे क्या बात करनी है आप मुझे बता दीजिए। हमें जो बात करनी है हम उसे ही बताएंगे। फोन करो उसे, बोलो जल्दी घर आए। माँ, कोमल आ गई। ये सब यहाँ? कोमल, तुम मुंबई में किसी काव्या को जानती हो? जी नहीं। तो फिर तुम मुंबई क्या करने गई थी? और 15 तारीख को तुम्हारा ही नंबर मुंबई में कैसे एक्टिव था? जी नहीं, ना ही ये मेरा नंबर है और ना ही मैं मुंबई गई हूँ। लेकिन ये नंबर तो इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। आप मुंबई में पूछताछ कीजिए, हमें परेशान मत कीजिए। चलो। कोई है, कोई है, कोई है क्या? क्या ये सब? और इसे बांध के क्यों रखा? इसकी जान चली जाती तो? अरे वाह बेटा, तूने तो बहुत अच्छी खीर बनाई है। बहुत बढ़िया है। हाँ माँ, खीर तो बिल्कुल अच्छी है। नाइस वन कोमल। कोमल सच में अच्छी खीर बनाई है। हाँ आपने बोल। सर जिस कोमल की हमें तलाश थी वो किसी रघु नाम के लड़के के साथ में भाग गई थी, लेकिन कोमल के भाई उसे पकड़ कर लेकर आ गए। सर एक और बात, रघु के बारे में चौंका देने वाली बात सामने आई है। सर मुझे लगता है कि आपको आगरा जल्दी आ जाना चाहिए। ठीक है तो मैं आता हूँ। कोमल, कोमल तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। क्यों कोमल, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अब हम क्या करेंगे रघु? मेरे भाई हमें बाहर ढूंढ रहे हैं। मेरे पापा भी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो रिश्ता होने देंगे। तो अब हम क्या करेंगे रघु? हम सबको मार डालेंगे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो रघु? सही कह रहा हूँ, वरना कब तक हम इस तरह कुत्तों की तरह भागते रहेंगे? वो लोग हमें एक न एक दिन पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। कोमल, अगर हमें जिंदा रहना है तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। अजीब लोग हैं आप। आपके बेटे को मारा पीटा, आपके छोटे बेटे को उठा कर ले गए, और आप लोग कह रहे हैं कि आपको कंप्लेंट नहीं करनी। साहब, रघु तो हमारे लिए कब का मर चुका है। उसके चक्कर में उसके दोस्त की बहन वैशाली ने अपनी जान दे दी, और वो दुखी होने की जगह खुश था, बहुत खुश। तब हमने उसे घर से निकाल दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए। साहब, जब रघु छोटा था तभी उसकी माँ हमें छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी। सब लोग उसे बहुत ताने देते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। कुछ अजीब सा जुनून उसके ऊपर सवार हो गया था। और साहब, जब कोमल के बाप ने हमें बताया कि वो कोमल को लेकर भाग गया है तो हम बहुत डर गए थे।
हमने सोचा कि कहीं वो कोमल की भी जान ना ले ले, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बच्ची बच गई। पुलिस को अब तक मिली जानकारी से इतना तो साफ हो गया था कि यह जुर्म का खेल कोई खिलाड़ी ही खेल रहा था। उस तक पहुंचने के लिए पुलिस ने बड़ी बारीकी से छानबीन शुरू की। सर हमने सारी लड़कियों की डिटेल्स निकाल ली है। जिस वैशाली की बात हो रही है उसके फोन पर किसी रुचि का नंबर है और रुचि ने 6 महीने पहले ही सुसाइड किया है। लेकिन सर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि रुचि के फोन पर काव्या का नंबर है और काव्या ने भी सुसाइड किया और काव्या के फोन पर कोमल का नंबर है। इस आदमी ने पहले वैशाली के नाम पे सिम खरीदा जिससे रुचि से बात किया करता था, फिर रुचि के नाम से सिम खरीद के ये कोमल से बात कर रहा था। इस दौरान वैशाली और रुचि दोनों मर जाती हैं और कोमल का नंबर हमें काव्या की डिटेल्स में मिला है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अगला नंबर कोमल का है। ये हम क्या कर रहे हैं कोमल? हम इतने नहीं गिर सकते। मैंने अपने पापा को मार डाला। जी लेकिन तुमने ही तो कहा था कि हम सबको मार देंगे। क्या करवाने जा रहा था मैं तुमसे? मुझे ना तो जीने का हक है ना तुमसे प्यार करने का। ये क्या करने जा रही थी? अपने परिवार वालों को मार रही थी। बाकी तो हमें सब समझ में आ गया। ये बता कि इतनी रात को काव्या के घर में कैसे घुसा तू? काव्या ने मुझे बताया था कि उसकी पड़ोसन तबस्सुम के घर पे पार्टी है। बहुत से मेहमान आने वाले। मैं भी बुर्का पहन के चला गया। और सीढ़ियों के नीचे छुपकर सही वक्त का इंतजार करने लगा। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में तू हमें दिखाई नहीं दी। बहुत आसान था तो। बहुत आसान था। एक्चुअली ना मैं काव्या को ना उसके घर में मारना चाहता था। तुम? ये सब क्या है? मैंने अपने पापा को मार डाला। क्या? पागल हो गया? हाँ? ये क्या कह रहे हो तुम? वो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होते। दुनिया की कोई भी चीज मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काव्या, बहुत प्यार करता हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं अपनी फैमिली से क्या कहूँगी? तुम्हारी फैमिली? एक ही बात तुम्हें कितनी बार समझाऊं काव्या? तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। तुम्हारी माँ बात बात पे तुम्हें ताने देती है और अपने भाई की करतूत तो तुम देख ही चुकी हो। उसके वकील ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है। जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी फैमिली है। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है काव्या। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। या तो तुम मेरा साथ दो या मैं जिंदगी का साथ छोड़ के जा रहा हूं। जो औरत अपना परिवार नहीं संभाल सकती, अपने बेटे को शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी औरतों को भी सजा मिलनी चाहिए ना। मेरा काम है इंसाफ देना। इंसाफ तो तुझे हम देंगे। तेरा सारा गेम हमें समझ में आ चुका है। बस ये बता, तू लड़कियों को कॉल कैसे करता था? नंबर तो तेरा कभी लिस्ट में आया नहीं। टेक्नोलॉजी सर। आजकल मोबाइल और कंप्यूटर पर ऐसे बहुत से ऑनलाइन गेम हैं जिनमें चैटिंग का ऑप्शन होता है। पहले मैं ऐसी लड़कियों को ढूंढता हूँ जिन्होंने कुछ गलत किया हो। वैशाली मेरे दोस्त की बहन थी, मेरी भी बहन जैसी हुई ना, ये साली फिर भी मुझसे पट गई। ऐसी लड़की होती है क्या? और वो काव्या अपने पति को छोड़कर मुझसे पट गई। पूरे 6 साल। हाँ, पूरे 6 साल छोटा था मैं उससे। हालांकि उसके पति ने गलती की थी, माफ कर देती, साथ में रहती, लेकिन नहीं, बेशर्मी भरी हुई थी ना अंदर। और वो कोमल, वो तो शादीशुदा के साथ चक्कर चला रही थी।
ऐसी लड़कियों को ना मर ही जाना चाहिए सर। मैं ना बस लोगों के दिमाग से खेल रहा था। दिमाग से खेल रहा था मैं। अब तेरे दिमाग का इलाज इस जेल के दवाखाने में होगा। तान्या को काव्या के सुसाइड को मर्डर साबित करने के लिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार किया गया और महेंद्र और उसके बेटों को रमन और उसके बेटे अरब के साथ मारपीट और अरब के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे से जुड़ी है। दोस्त बनाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम किसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्यार को नफरत में बदलते देर नहीं लगती और जब सबसे करीबी इंसान नफरत पर उतारू होता है तो ज्यादा घातक साबित होता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। जिंदगी अगर एक किताब है तो इसका सबसे खूबसूरत अध्याय है प्यार, जिसका हर शब्द, हर पन्ना एक ऐसी दास्तां पे लिखा जाता है जिसकी महक ताउम्र हमारी सांसों में रहती है। किसी भी रिश्ते को प्यार का उपनाम दिया जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि प्यार रिश्तों से भी बड़ा होता है। लेकिन शादी जिंदगी का वो अध्याय है जो वचनों और वादों की तकरीरों पर लिखा जाता है, और प्राण जाए पर वचन न जाए तो उस सदी का बयान था। पर क्या इस सदी में भी इस पर कायम रहने वाले होते हैं? हेलो, लेकिन ठीक है, मैं आती हूँ। देखो ऋतु, वैसे तो हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के लिए फिर से अजनबी बन जाएं। ऋतु, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो बेटा? सब ठीक तो है ना बेटा? जी मम्मी जी, सब ठीक है। वो मैं मार्केट जा रही थी। अकेले जा रही हो? भूमिका को आने दो ना, उसे अपने साथ ले जाना। नहीं मम्मी जी, वो अदिति की मम्मी का कॉल आया था, उनके साथ जा रही हूँ। वो वेट कर रही होंगी मेरा। अदिति की मम्मी? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, जाओ। हाय भाभी। अरे अजीब है, देखा भी नहीं। हेलो, घर पहुंच गई? हाँ, पर ये जो तुम्हारी सो कॉल्ड रितु दीदी है ना, आजकल बहुत एटीट्यूड दिखाने लगी है। मेरी सो कॉल्ड रितु दीदी तुम्हारी भाभी भी तो है, और रहा उनका एटीट्यूड तो उसका टेंशन ना लो, मैं हैंडल कर लूंगा। ठीक है? ठीक है। हेलो। हाय रितु, मैं कह रहा था कि आज की शाम तुम्हारे नाम शॉपिंग, डिनर और फिर फिल्म का नाइट शो, सिर्फ हम दोनों। क्या कहती हो? जब तक तुम्हारे हाथों की ये मेहंदी नहीं उतरेगी ना, तब तक ये पिक्चर मेरी डीपी से नहीं हटेगी। और मेहंदी उतरने के बाद? मेहंदी उतरने के बाद डीपी चेंज, स्टेटस चेंज। मान लो कल को अगर हम एक दूसरे को कुछ और नजर आए तो भी हम एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ प्यार की नज़र से ही देखेंगे।
16 जुलाई 2016 को ऋतु वशिष्ठ को आखिरी बार देखा गया और 16 जुलाई की रात ही उसकी गुमशुदगी का केस पुलिस के सामने आया था। लेकिन मौजूदा वक्त में ऋतु कहां जा रही थी, वो किससे मिलने वाली थी? यह इस केस का ऐसा अध्याय था जो बेहद ही नाटकीय अंदाज से लिखा गया था। ऋतु की शादी 1 महीना पहले निशांत वशिष्ठ के साथ हुई थी और यह शादी दोनों की खुशी और रजामंदी से हुई थी। ऋतु एक एजुकेटेड हाउसवाइफ थी और निशांत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ट्यूटर था। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा वो घर पर भी कोचिंग क्लासेस दिया करता था। ऋतु, आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ऋतु का लापता होना एक ऐसा अजीब इत्तेफाक था जिसका संबंध एक अजीब शख्सियत से जुड़ा था। आखिर कौन था वो? अदिति की मम्मी? हाँ सर, ऋतु आज दिन में यही बोलकर निकली थी कि वो अदिति की मम्मी के साथ में मार्केट जा रही है और अब तक नहीं लौटी। शाम से उसका फोन भी नहीं लग रहा है सर। ये अदिति और उसकी मम्मी क्या लगते हैं आपके? सर, अदिति मेरी स्टूडेंट है, मुझसे घर पर ट्यूशन पढ़ने आती है। वहीं पर ऋतु और अदिति की पहचान हुई। शायद ऋतु को कोई गलतफहमी हो गई सर। वो किसी और औरत को अदिति की मम्मी समझ बैठी। क्या मतलब? किसी और औरत को अदिति की मम्मी समझ बैठी? हाँ सर, दरअसल 3-4 दिन पहले ही ऋतु एक औरत को हमारे घर लाई थी। मम्मी जी, ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। हाँ आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, आप बैठिए ना इनके साथ, चाय मैं बना के लाती हूँ। आइए। ऋतु ने बोला था कि वो अदिति की मम्मी है, पर सर वो अदिति की मम्मी नहीं थी। अगर वो अदिति की मम्मी नहीं थी तो आपने मान क्यों लिया? क्या आप अदिति की मम्मी को जानती नहीं है? सर, असल में अदिति की मम्मी को मेरे अलावा घर में किसी ने नहीं देखा है। सब अदिति को ही जानते हैं। और जब ऋतु ने मम्मी से बोला कि ये अदिति की मम्मी है तो मम्मी ने बिलीव कर लिया। और ऋतु ने मुझसे भी कभी नहीं बोला सर कि वो किसी और औरत को अदिति की मम्मी समझ बैठी थी। अगर वो औरत अदिति की मम्मी नहीं है तो फिर वो औरत है कौन? सर, सिर्फ मम्मी ही उस औरत से मिली थी। और जब मम्मी ने बताया कि ऋतु अदिति की मम्मी के साथ गई है तो मैंने पहले अदिति को फ़ोन किया। सॉरी सर, वो थोड़ा फीवर था इसलिए नहीं आ पाई। नहीं, इट्स फाइन अदिति, वो ऋतु है वहाँ। कौन ऋतु सर? अरे ऋतु मेरी वाइफ, वो तुम्हारी मम्मी के साथ मार्केट गई थी ना। ऋतु मैम और मेरी मॉम के साथ, वो भी मार्केट? अरे ऋतु ने मेरी मम्मी को बोला कि तुम्हारी मम्मी ने फोन करके उनको मार्केट बुलाया। नहीं सर, ऐसा तो मॉम ने कुछ नहीं बताया अब तक। एक बार जरा अपनी मम्मी से मेरी बात कराना। और मैंने अदिति की मम्मी से बात की तो वो बोली कि वो मेरी वाइफ को जानती ही नहीं है। हमें लगा कि शायद वो हमसे झूठ बोल रही हैं, इसलिए हम लोग उनके घर गए। सर, आप? जी अदिति है। अदिति? निशांत सर, आप अदिति की मम्मी? बेटा, उस दिन ऋतु ने तो मुझे किसी और से ही मिलवाया था। ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। आप अदिति की मम्मी? बेटा, उस दिन ऋतु ने तो मुझे किसी और से ही मिलवाया था। ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। जिसे ऋतु की सास अदिति की मम्मी समझ रही थी, असल में वो अदिति की मम्मी थी ही नहीं। तो क्या ऋतु ने झूठ बोला था या फिर वो किसी गलतफहमी का शिकार हुई थी? ये केस ऐसे कई सवालों से शुरू हुआ था, लेकिन इस केस का सबसे अजीब और रहस्यपूर्ण सवाल ये था कि वो औरत कौन थी जिसे अदिति की मम्मी समझा गया था। और पुलिस को भी यही बताया गया था कि उस औरत को ऋतु और ऋतु की सास के अलावा किसी ने नहीं देखा था। आर यू श्योर कि ऋतु ने उस औरत को अदिति की मम्मी ही बताया था? हाँ सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खुद ऋतु ने मुझसे कहा था कि वो औरत अदिति की मम्मी है। कितने बजे घर से निकली थी ऋतु? दोपहर को लगभग 2:30 बजे करीब निकली थी। और हाँ सर, ऋतु ने मुझसे ये भी कहा था कि वो अदिति की मम्मी का कॉल आया था, उनके साथ जा रही हूँ। और उस कॉल के बाद ही वो घर से निकले थे। सर, करीब 3 बजे मेरी भी ऋतु से बात हुई थी, लेकिन सर ऋतु ने तब भी मुझसे अदिति या उस औरत के बारे में कोई बात नहीं की।
जब आपने रितु को फोन किया तब आप कहाँ थे? सर मैं अपने कोचिंग क्लास में था। लेकिन आपने तो कहा था कि अदिति को आप अपने घर पे ही ट्यूशन देते हैं। सर मैं अभिलाषा कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाता हूँ। कहाँ है ये अभिलाषा कोचिंग सेंटर? सर शांति नगर में। सुबह 10 से 4 वहाँ पढ़ाता हूँ और फिर शाम को 5 से 6 अपने घर पर। अदिति भी दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मेरे घर पर ही पढ़ने आती, लेकिन सर आज वो आई भी नहीं। रितु के गायब होने और उस औरत से अदिति और उसकी मम्मी का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर मुझे तो खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, मगर सर मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उस औरत की वजह से मेरी रितु किसी मुसीबत में ना हो। सर अनुज, पता करो रितु का फोन कब और कहाँ पर बंद हुआ, उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। अगर उस औरत ने रितु को फोन किया होगा तो रितु के कॉल रिकॉर्ड्स में उसका नंबर जरूर आया होगा। आप उस औरत का स्केच बनवा सकती हैं? जी सर। रितु की सास द्वारा उस औरत का स्केच बनवाया गया और रितु के लापता होने का यह केस उस औरत की असल पहचान पता करने से जुड़ गया, जिसे अदिति की मम्मी बताया गया था। हम नहीं जानते ये कौन है। बेकार में हमें परेशान क्यों किया जा रहा है? आपको परेशान नहीं कर रहे, बल्कि रितु के हस्बैंड और उसकी मदर इन लॉ की बात कंफर्म करने के लिए यहाँ आए। माना कि आप रितु से कभी नहीं मिली, लेकिन अदिति तुम निशांत के घर पिछले 7 महीने से ट्यूशन पढ़ने जा रही हो। रितु को कितना जानती थी जो रितु ने इस औरत को अपनी सास से तुम्हारी मम्मी कहकर मिलवाया? सर, निशांत सर की शादी के कुछ ही दिनों बाद सर ने अपने स्टूडेंट्स और कलीग्स के लिए एक पार्टी रखी थी। वहीं पहली बार मैं रितु मैम से मिली थी। Congratulations. We wish you a very happy married life. Thank you. तब से रितु मैम से कभी कभार बातें हो जाती थी, पर हम सिर्फ घर में ही मिलते थे, बाहर हम नहीं मिलते थे, और ना ही मेरे पास उनका नंबर है। आई डोंट नो कि वो क्यों मिसअंडरस्टैंड कर रही है कि ये लेडी को मेरी मॉम कह रही है। हेलो हेलो भैया, भाभी का कुछ पता चला? नहीं। भाभी की फैमिली आई है। वो माँ ने उनसे कहा कि आप रात से ही भाभी को ढूंढने निकले हैं। बट भैया एक बार प्लीज आके उनसे मिल लो, वो भी भाभी के लिए बहुत परेशान है। हाँ ठीक है, आता हूँ। भगवान पे भरोसा रखो समदन जी। लेकिन समदन जी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि रितु ने आपसे झूठ बोला है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो रितु पे पूरा भरोसा है, बल्कि हमें तो ये लग रहा है कि उस औरत ने रितु से झूठ बोला होगा। लेकिन मौसी जी, वो लेडी कौन हो सकती है जिसकी वजह से कल रात से रितु जी घर नहीं आई है? वो जो कोई भी हो प्रतीक, मुझे तो लगता है कि ये सब जरूर उस अदिति और अदिति की मम्मी की कोई चाल है। सर, रितु के कॉल रिकॉर्ड्स, इसके मुताबिक उसका फ़ोन कल शाम को 4 बजे झांसी टीकमगढ़ हाईवे के पास स्विच ऑफ हुआ। इसके कॉल रिकॉर्ड्स में अदिति या उससे माँ से रिलेटेड कोई भी नंबर नहीं है। उस औरत के नंबर का कोई क्लू मिला जिसे रितु ने अपनी सास से अदिति की माँ कह के मिलवाया था? ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। सर, रितु के फ़ोन से एक नंबर पे पिछले 7 दिन से अक्सर बातचीत हो रही है। सर, कल दोपहर 2:30 बजे भी उस नंबर से रितु को फ़ोन आया था। करीब 3:30 बजे रितु की मोबाइल की लोकेशन झांसी हाईवे की थी, जहां से रितु ने उस नंबर पे फोन किया। सर, हो सकता है कि ये नंबर उस औरत से रिलेटेड हो। पता चला नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? सर, मोबाइल कंपनी को रिक्वेस्ट भेज दिया है, जल्दी पता चल जाएगा। हाईवे के आसपास भी लोगों से पता करो, शायद किसी ने रितु और उस औरत को साथ में देखा हो। और निशांत के घर के अड़ोस पड़ोस में भी लोगों से पूछताछ करो, हो सकता है कोई लीड मिले। सर,
जिया जी, कुछ दीदी का पता चला क्या? प्रतीक, अगर कुछ पता चला होता ना तो मैं अकेला नहीं लौटता। क्या चक्कर है ये सब? तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा ना? पापा, मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। न जाने ऋतु ने उस औरत पे कैसे विश्वास कर लिया। और मम्मी, ऋतु को घर पे आए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, आपने कैसे उस औरत पे विश्वास कर लिया? मानती हूँ कि मुझसे भूल हुई, मगर मुझे नहीं पता था कि ऋतु ने तुम्हें भी नहीं बताया कि वो उस औरत से अदिति की मम्मी समझकर मिल रही थी। बेटा, ऋतु से जरूर कोई भूल हुई होगी, उसे प्लीज गलत मत समझना। नहीं नहीं मम्मी, मैं उसको गलत नहीं समझ रहा हूँ। पापा, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, कहीं ऋतु के साथ कुछ। ऋतु के साथ क्या हुआ होगा, वो अब कहां होगी, ये रहस्य फिलहाल उस औरत की पहचान के भरोसे था जिसे अदिति की मम्मी की झूठी पहचान दी गई। लेकिन ऋतु के ससुराल और अदिति के घर से लेकर ऋतु के मोबाइल की आखिरी लोकेशन तक उस औरत की पहचान का कोई भी सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। और जिस मोबाइल नंबर को उस औरत तक पहुंचने का जरिया समझा जा रहा था, उसका परिणाम भी शून्य था। सर, वो नंबर फेक आईडी पे 7 दिन पहले एक्टिवेट किया गया है और उस नंबर से सिर्फ ऋतु को फोन किया गया है। यानी कि उस नंबर का इस्तेमाल ऋतु के खिलाफ साजिश रचने में हुआ। ये अदिति और उसकी मम्मी का कनेक्शन उस औरत या उस नंबर से कोई है क्या? नहीं सर, उस औरत को लेकर अब तक हमारे पास कोई भी लीड नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई भी विटनेस नहीं है जिसने उस औरत को देखा हो या उसे पहचानता हो। अनुज, ये औरत अभी हमारे पास एक स्केच के अलावा और कुछ भी नहीं, और इस औरत को शक्ल दी है ऋतु की सास ने। कहीं ऐसा तो नहीं इस औरत का कोई अस्तित्व भी ना हो? सर, मतलब आप कहना चाहते हैं कि ऋतु की सास ने हमसे झूठ बोला और ऋतु को गायब करने में उसी का हाथ है? हो सकता है। ऋतु 1 महीना पहले निशांत से शादी करके इनके घर में आई। एक नई नवेली दुल्हन को गायब करने की वजह दहेज से लेकर कुछ भी हो सकती है। शायद ऋतु को गायब करने के लिए ऐसी साजिश रची गई जिसमें अपराधी को ऐसी शक्ल दी गई जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। पुलिस अब इस थ्योरी पर काम करने लगी कि कहीं ऋतु का गायब होना ऋतु के ससुराल वालों की साजिश तो नहीं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में ऋतु और निशांत की शादी का वो अध्याय खुलने लगा जिसमें एक तरफ ऋतु की शादी के बाद से ऋतु के निशांत और उसके परिवार से संबंध खंगाले जाने लगे, और वहीं दूसरी तरफ ऋतु के परिवार से भी ऋतु की शादीशुदा जिंदगी और निशांत ऋतु के आपसी रिश्ते से जुड़े सवाल पूछे जाने लगे। सर, मुझे नहीं लगता कि ऋतु के ससुराल में किसी के साथ भी किसी तरह का कोई मनमुटाव था। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप लोगों के कानों तक पहुंची ही ना हो। मेरा मतलब शादी के बाद ऋतु से कोई ऐसी मांग की गई हो जो वो आप लोगों को बता ही ना पाई हो। सर, निशांत और उसकी मम्मी ने तो शादी से पहले भी कोई मांग नहीं रखी थी, और इसीलिए हमने मतलब शादी के बाद बिना मांगे बहुत कुछ दिया था सर। और अगर ऐसी कोई बात होती तो ऋतु हमसे शेयर करती सर। और सर, ऋतु तो निशांत जी और उसकी सास की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। वो वहाँ पे बहुत खुश थी, लेकिन पता नहीं इसकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। निशांत और उसके घर वालों को कब से जानते हैं आप लोग? सर, 10 साल पहले तक तो वो हमारे पड़ोसी थे, लेकिन निशांत के डैडी के डेथ के बाद वो लोग शिफ्ट कर गए। सर, मैं ऋतु के लिए लड़का तलाश रहा था, उसी समय मेरी मुलाकात निशांत से हुई। बस मुझे लगा मेरी तलाश खत्म। ये लड़का सर 10वीं पास करने के बाद घर पे ही ट्यूशन लेता था सर, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी निभाता था। बस सर, मैंने उसकी माँ से बात की और शादी तय हो गई। राजेश जी, मेरी और आप लोगों की हाँ तो है, लेकिन शादी तो ऋतु और निशांत को करनी है, इसलिए फैसला इन्हीं लोगों पे छोड़ा जाए तो अच्छा है। जी बिल्कुल। वैसे तो दोनों बचपन में स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन इस बात को बीते काफी अरसा हो गया, तो क्यों नहीं इन दोनों को एक साथ बात करने का अकेले मौका दे दिया जाए। जी जरूर। तुम बहुत बदल गई हो। बदल तो तुम भी बहुत गए हो। मगर तुम तो साल में 6 बार बदलती हो। स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम और मॉनसून। तुम्हारा नाम ना ऋतु नहीं, ऋतुएं होना चाहिए। अच्छा, और तुमने अपना नाम सुना है? निशांत। पता है तुम्हारा नाम निशांत नहीं, अशांत होना चाहिए। अफसाने भी बदलते हैं बदलते वक्त के साथ। सर,
निशान के पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, कलीग्स सभी से पूछताछ की, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि रितु का अपने ससुराल वालों से कोई भी झगड़ा हो सकता है रितु और निशांत के बीच कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी बाहर किसी को कुछ खबर ही ना हो। ये निशांत के कॉल रिकॉर्ड से उसके अफेयर का कोई हिंट मिला? नहीं सर, निशांत की बातचीत ज़्यादातर अपने कलीग्स या स्टूडेंट से होती थी और पूछताछ के दौरान भी निशांत या उसकी माँ के बारे में सबने अच्छा ही बोला है। और अगर उसकी माँ की बात मानी जाए तो बात आके रुकती है रितु पे। हो सकता है रितु ने जानबूझकर उस औरत का झूठा इंट्रोडक्शन दिया हो कि वो अदिति की मम्मी है। ये रजनी जी हैं, अदिति की मम्मी। लेकिन रितु ने झूठ बोला तो किस मकसद से? सर हो सकता है कि वो इस शादी से खुश ना हो। लेकिन रितु के परिवार वालों ने कहा था कि रितु की शादी उसकी मर्जी से हुई थी और रितु के कॉल रिकॉर्ड्स में भी उसके अफेयर का कोई एंगल सामने नहीं आया, तो फिर खुद को गायब करने की साजिश क्यों रचेगी? सर रितु का झूठ बोलना अपने आप में एक साजिश है। जो औरत अपने आप को गायब करने की साजिश कर सकती है वो अपने अफेयर को भी छुपा सकती है। तो हो सकता है कि उसके पास और एक नंबर हो। अनुज, अगर रितु को गायब होना ही था तो फिर उस औरत को अदिति की मां बताकर घर में लाना और एक कॉल के बाद गायब हो जाना कुछ अजीब नहीं लगता? कहानी कुछ और ही है। रितु के गायब होने में कहीं ऐसा तो नहीं कि अदिति और उसकी मां का कोई कनेक्शन हो? ये इन दोनों को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। ये रितु और निशांत की जिंदगी से जुड़े हर आदमी को अच्छी तरह से खंगालो। हो सकता है कोई ऐसा हो जो रितु और निशांत की जिंदगी से ना खुश हो। हमें हर पॉसिबिलिटी को अच्छी तरह से खंगालना होगा। जी सर। पिछली बार मैंने घाटे का सौदा किया, लेकिन इस बार नहीं। तुम्हारे ससुराल वालों को तुम्हारा सच पता चल गया तो पता है ना क्या होगा। मम्मी, आप और भैया सिर्फ यही क्यों मान रहे हो कि भाभी को गलत फहमी हुई होगी कि वो औरत अदिति की मम्मी है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद भाभी ने आपसे झूठ बोला हो। तू कहना क्या चाहती है? वो भला मुझसे झूठ क्यों कहेगी? अब ये तो सिर्फ भाभी ही जाने कि वो आपसे झूठ क्यों बोल रही है, लेकिन हो सकता है ना कि शायद भाभी को भैया से शादी ही ना करनी हो और इसी हो भी ना, बस कर। इसके आगे कुछ कहा ना तो। हेलो। प्लीज़ जूही, तू वो सारी बातें किसी को मत बताना। अगर ये सारी बातें सामने आ गई तो मेरी मॉम मेरा जीना मुश्किल कर देगी। अदिति, तो कुछ और तो नहीं छिपा रही ना मुझसे? नहीं जूही, मैं और कुछ नहीं छुपा रही हूँ। सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। मेरे और रितु के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हो सकता है रितु आपसे कुछ छुपा रही हो। क्या आपको रितु पे शक नहीं हो रहा? कैसा शक? यही कि रितु की बातों से कभी आपको ऐसा लगा हो कि उसके पास या प्रेजेंट में किसी के साथ उसका कोई अफेयर रहा हो? अफेयर? नहीं सर, मुझे नहीं लगता रितु का कोई भी अफेयर रहा होगा। सर जरूर मेरी रितु किसी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई है। और ये कॉन्स्पिरेसी उस औरत से जुड़ी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको नहीं लगता कि रितु ने आपकी माँ से उस औरत के बारे में झूठ बोला हो? सर मुझे लगता है कि रितु पे शक करने की बजाय आपको ये पता करना चाहिए कि वो औरत कौन है जिसकी वजह से मेरी रितु पिछले 7 दिन से गायब है। उस औरत के होने ना होने का सवाल इस केस में बार बार उठ रहा था, जिसमें एक तरफ रितु द्वारा उस औरत को अदिति की मम्मी बताना एक झूठ भी समझा जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसे हकीकत मानकर रितु के गायब होने की साजिश भी। लेकिन वो औरत वाकई में थी या नहीं, ये बात अब भी पुलिस के लिए एक पहेली बनी हुई थी और उसके होने की संभावनाओं को सच मानकर एक नए सिरे से उसकी पहचान पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। सर उस औरत के स्केच को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन ना उसके बारे में कोई लीड मिल पा रही है और ना उसका चेहरा किसी भी क्रिमिनल से मैच करता है। अपने इन्फॉर्मर्स के नेटवर्क को अलर्ट करो। उनसे कहो हमें हर हालत में इस औरत के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। सर। उस औरत की पहचान पता करने के साथ रितु और निशांत के अफेयर का एंगल भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था और यह भी पता लगाया जा रहा था कि क्या रितु और निशांत के बीच कोई ऐसा भी था जो रितु और निशांत के रिश्ते से जलता था। लेकिन जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए जिनका कनेक्शन अदिति की मम्मी के साथ नहीं बल्कि अदिति से जुड़ा था। सर मैंने अदिति और रितु मैम को कहीं बाहर मिलते हुए तो नहीं देखा, लेकिन क्या? नहीं सर, कुछ नहीं। देखो अगर अदिति से रिलेटेड बात है और तुम छुपा रही हो तो अभी बता दो, वरना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, पर रितु मैम के मिसिंग होने के बाद अदिति ने मुझसे प्रॉमिस लिया था
कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। क्या बात है वो? एक्चुअली सर, अदिति निशांत सर को लाइक करती है। क्या? यस सर। और वो अक्सर कहाँ करती है कि उसका लाइफ पार्टनर निशांत सर जैसा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। सर, एक 17-18 साल की लड़की के दिल में अपने ट्यूटर के लिए फीलिंग्स होना कोई नई बात नहीं, लेकिन सर क्या इतनी छोटी लड़की इतना बड़ा कांड कर सकती है? एक औरत को अपनी नकली माँ बना के पहले उसने रितु को मिलवाया और फिर रितु को गायब कर दिया। हो सकता है अनुज, या फिर यह भी हो सकता है कि अदिति को यह आइडिया देने वाला कोई और ही हो सकता है वो निशांत ही हो। इस निशांत को थाने बुलाओ और तुम जाकर जरा अदिति से पूछताछ करो। सर, सर ऐसा कुछ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस बारे में हम अदिति से सुनना चाहते हैं। क्या तुम निशांत सर को लाइक करती हो? हाँ सर, मैं उन्हें लाइक करती थी, लेकिन मैंने रितु मैम को किसी भी लेडी से नहीं मिलवाया था। मैं सच बोल रही हूँ। एक बात बताओ, क्या सिर्फ तुम निशांत सर को लाइक करती हो या वो भी तुम्हें लाइक करते हैं? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अदिति मेरी स्टूडेंट है। लेकिन हमने तो सुना है उसी स्टूडेंट ने तुमसे शादी करने के सपने संजो रखे थे। हो सकता है उसकी इसी इनोसेंट फीलिंग का तुम फायदा उठा रहे हो। अदिति ने तुम्हें ब्लैकमेल किया हो कि अगर तुमने रितु से शादी की तो वो तुम्हारे और अदिति के संबंधों के बारे में रितु को बता देगी। अदिति चुप रहे इसलिए तुमने रितु को गायब करवा दिया हो। सर मैं रितु को बचपन से जानता हूँ सर, प्यार करता हूँ उससे। सर प्लीज ऐसा मत बोलिए। निशांत सर ने मुझे कभी चीट नहीं किया। ये फीलिंग्स तो सिर्फ मेरी तरफ से थी। ये बात मैंने उनसे ना ही कभी कही और ना ही कहना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था वो मेरे टीचर हैं और वो मुझसे बहुत बड़े हैं। सर मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो बचपने में ऐसा कुछ सोच सकती है, लेकिन कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उसकी माँ शर्मिंदा हो। मेरी बेटी उनके यहाँ सिर्फ 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने जाती है और मेरी नज़र हमेशा उस पर रहती है। अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मुझसे छिप नहीं सकती थी। अदिति और निशांत का अफेयर था या फिर ये अदिति की एक तरफा फीलिंग थी? इन सब बातों में रितु के गायब होने का कनेक्शन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस स्केच वाली लेडी का रितु के गायब होने में क्या कनेक्शन है जिसे रितु अदिति की मां समझ रही थी? सर मैंने निशांत के बहन की एक्टिविटी चेक किया तो पता चला वो अक्सर रितु के भाई प्रतीक से मिलती रहती है। यानी प्रतीक और भूमिका का अफेयर चल रहा था। इन दोनों के अफेयर का रितु के गायब होने से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों को देख के लगता नहीं जैसे उन्हें रितु का गायब होने का कोई दुख भी है। जी सर, मुझे और रितु को पता था कि भूमिका और प्रतीक का अफेयर चल रहा है। आपके कस्टम में आपकी बहन की शादी आपके साले से की जा सकती है? जी सर, लेकिन रितु नहीं चाहती थी कि भूमिका और प्रतीक की शादी हो। वो तो उनको मिलने से भी मना करती थी। तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो, अब से तुम दोनों अकेले में बिल्कुल नहीं मिलोगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगे। पर दीदी हम पढ़ाई पे तो ध्यान दे ही रहे हैं ना। प्रतीक, मुझसे बहस मत करो। मैं जितना कह रही हूँ उतना सुनो, वरना मुझे निशांत की मम्मी और हमारे मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी, और तुम्हें अच्छे से पता है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हमने प्रतीक और भूमिका के बारे में पता किया। हमें नहीं लगता कि प्रतीक और भूमिका ने रितु की बातों को सीरियसली लिया हो। सर भूमिका ने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि वो प्रतीक से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रतीक सर अपने तरीके से ही सोचता है। कहीं ये तरीका रितु के गायब होने से तो नहीं जुड़ा? नहीं सर, रितु उसकी बहन है। इन सब बातों का उसके गायब होने से कोई लेना देना नहीं हो सकता। रितु को गायब करने वाला इनमें से कोई भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि रितु को गायब करने में इस औरत का हाथ है या इस केस से फिर इस औरत का कोई लेना देना ही नहीं। रितु पिछले 11 दिनों से गायब है। मुझे तो उसके गायब होने में अब सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं। या तो रितु खुद कहीं भाग गई या फिर किसी अपराध का शिकार हो गई। एक काम करो, रितु के गायब होने से पहले के प्रतीक और भूमिका की एक्टिविटीज चेक करो, उनके कॉल रिकॉर्ड स्टडी करो। हो सकता है इस औरत को रितु से मिलवाने में भूमिका और प्रतीक का ही हाथ हो। सर
उस औरत का पता लगाने के साथ साथ रितु के गायब होने को उसकी हत्या से जोड़कर पुलिस, और साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा था कि कहीं रितु का गायब होना ह्यूमन ट्रैफिकिंग से तो नहीं जुड़ा है। लेकिन फिलहाल रितु के बारे में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। लेकिन जल्द ही मिली एक सूचना से इस केस में एक नया मोड़ आ गया। सर, वो फेक आईडी का नंबर जिससे रितु को फोन किया गया था अभी झांसी टिकमगढ़ हाईवे के पास स्विच ऑन हुआ है, और इस नंबर से फिर से एक कॉल किया गया, इस बार रितु के भाई प्रतीक को, जिसके बाद ये नंबर फिर से स्विच ऑफ हो गया। जिस जगह पे ये फोन ऑन हुआ है फौरन एक टीम वहां भेजो और रितु के भाई प्रतीक का फोन सर्वेलेंस पे डलवाओ। सर। आप लोग प्रतीक को बुलाइए। सर प्रतीक तो अभी घर से बाहर निकला। कहाँ गया? सर मालूम नहीं, लेकिन कोई खास वजह सर? सर प्रतीक घर में बिना बताए कहीं चला गया। ठीक है सर, चलो जल्दी। ठीक है सर, प्रतीक का फोन हाईवे के उसी स्पॉट की तरफ मूव हो रहा है जहां से उसे फोन आया था। सर अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। वहाँ पे क्लास पड़ी हुई सर। सर ये तो वही औरत लग रही है जिसका स्केच निशान की मां ने बनवाया था। अब ये साफ हो चुका था कि उस औरत का अस्तित्व था जिसका स्केच रितु की सास ने यह कहकर बनवाया था कि रितु ने उसे अदिति की मम्मी समझा था। लेकिन उस औरत की हत्या का क्या राज था और रितु अब तक कहां थी? इन सारे रहस्यों को जानने के लिए अब रितु का भाई रिमांड पर था। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो सर, मैं तो घर पे था तभी एक लड़की का कॉल आया। हेलो प्रतीक, तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। कौन बोल रहा है? तुम्हारी सिस्टर की फ्रेंड। और मैं उसकी बातों में आ गया और मैं वहां से भागा, तभी सर आप लोग आ गए। कहानी अच्छी है लेकिन हम विश्वास नहीं करेंगे। सीधी तरह से ये बता के रितु कहां पर है? सर मुझे नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं उस औरत की तरह तूने रितु को भी मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। रितु हमारी बहन है, भला मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि रितु तुझे भूमिका से मिलने से मना करती थी, इसलिए तूने उस औरत की मदद से रितु को वहां बुलाया और बुलाकर मार दिया। उस औरत की वजह से तू ना फंस जाए, बाद में तूने उस औरत को भी मार दिया। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। अनुज, इसकी तब तक पिटाई करते रहो जब तक ये सच ना बोले। सर मेरे बेटे ने ऐसा क्या कर दिया सर जो आपने उसे अरेस्ट कर लिया? आपके बेटे को हमने उस औरत की लाश के साथ अरेस्ट किया है जो रितु के साथ अदिति की मां बनकर आई थी, और हमें शक है कि रितु को प्रतीक नहीं मारा है। नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता साहब, उसे जरूर कोई फंसा रहा है। प्लीज साहब उसे छोड़ दीजिए प्लीज। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप लोग अभी जा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना आप लोग अभी जा सकते हैं। भूमिका, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। रश्मि, भूमिका को अंदर लेके आओ। हाँ सर, मैं मानती हूँ कि भाभी के मना करने के बाद भी मैं और प्रतीक एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन ना ही प्रतीक ने कुछ किया है और ना ही मैंने। तुमने क्या किया है क्या नहीं किया ये तो हम पता कर ही लेंगे, अभी तो तुम्हें जाने दे रहे हैं, लेकिन हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना मत कहीं। पापा, मैंने और रितु ने प्रतीक और भूमिका दोनों को समझाया था, लेकिन प्रतीक और भूमिका सर प्रतीक को बहुत तोड़ा, लेकिन वो अभी भी अपने बात पे टिका हुआ है। हो सकता है अनुज प्रतीक का इस औरत के मर्डर से कोई लेना देना ही ना हो, क्योंकि वो फेक आईडी वाले नंबर से खुद को कॉल क्यों करवाएगा? हो सकता है ये सच बोल रहा हो। लेकिन सर अगर प्रतीक सच बोल रहा है तो उस औरत को मारा किसने और रितु कहाँ गायब है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस औरत के मर्डर में रितु का ही हाथ हो? कहानी कुछ भी हो सकती है। अब ये कहानी तभी साफ होगी जब इस औरत की पहचान हमारे सामने आएगी। इस औरत के पहचान के नाम पर हमारे पास सिर्फ इसका स्केच ही था, अब फोटो भी है।
इस फोटो के जरिए इस औरत को पहचानना अब हमारे लिए आसान होगा। जूही, मैंने तुझे मना किया था ना कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगी। तूने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। अदिति, पुलिस ने मुझे बहुत फोर्स किया तो मैं डर गई। वैसे भी जब तूने कुछ नहीं किया तो तू क्यों डर रही है? मैं डर नहीं रही हूँ। पता है, इसकी वजह से मेरी मॉम ने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया है। इट्स ओके अदिति, सब ठीक हो जाएगा। ये उसी औरत का फोटो है। इसकी लाश हमें मिली है झांसी हाईवे। तो झांसी से लेकर टीकमगढ़ तक अपने पूरे नेटवर्क को फैला दो। कैसे भी करके मुझे इस औरत की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। ठीक है साहब। रितु की लीड तलाशने के लिए पुलिस अब उस औरत की फोटो के जरिए उसकी पहचान पता लगाने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सर, उस औरत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर उस फेक नंबर से प्रतीक को किए गए कॉल से 2 घंटे पहले ही हो चुका है। इसका मतलब प्रतीक सच बोल रहा है? जी सर, लेकिन प्रतीक ने यह भी बताया था कि उस कॉल में उससे एक लड़की ने बात किया था। अब ये लड़की कौन हो सकती है? सर एक मिनट। हाँ साहब, वो फोटो वाली औरत का पता चल गया है। शीतल नाम है उसका। ललितपुर में प्रगति क्लासेस में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। रहती कहाँ थी वो? आइए सर। बोल चंदू। सर वो ये घर में रहती है, वो भी अकेले, रेंट पे। 6 महीने पहले उसने प्रगति क्लासेस ज्वाइन की है, तब से वो यहाँ ही रहती है साहब। दोस्तों रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता चला? साहब मैंने बहुत पूछा लेकिन कुछ खास नहीं पता चला। बस इतना मालूम पड़ा है क्या वो झांसी की रहने वाली है और उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। उसके बारे में पता किया तो पता चला क्या वो 1 नंबर की अय्याश औरत थी। बहुत सारे मर्दों के साथ उसका अफेयर है। जहाँ शीतल काम करती थी वहाँ किसी ने रितु को आते हुए या उससे बात करते हुए देखा है? साहब मैंने बहुत पूछताछ की लेकिन ऐसा कुछ सामने ही नहीं आया। घर कौन सा उसका? दरवाजा तोड़ो। पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी। जी साहब। सर यहाँ कुछ नहीं मिला। सर घर में कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं यहाँ पूछताछ करवाता हूँ और एक टीम को झांसी भेजता हूँ, शायद कोई लीड मिल जाए। जी सर। आखिरकार उस औरत की पहचान शीतल नाम से हो गई और पुलिस ने जब शीतल का बैकग्राउंड खंगाला तो रितु के खिलाफ रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया। सर, शीतल की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। 1.5 साल पहले टीकमगढ़ के ब्राइट फ्यूचर कोचिंग क्लासेस में वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। उसी दौरान निशान भी वहाँ पढ़ाने जाया करता था और उन दोनों के बीच फ़ोन पे बातें भी हुआ करती थी। सर उसके करंट कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला 10 दिन पहले उसके नंबर पे जूही के नंबर से एक कॉल किया गया था। ये जूही कौन है? सर जूही भी अदिति के साथ निशान के घर पे ट्यूशन पढ़ने जाती है। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। तूने क्या किया है क्या नहीं किया जूही हमें सब बता चुकी है। सब मैंने अकेले कुछ नहीं किया, निशान सर के साथ मिलकर किया। अब तू खुद बोलेगा या हम उगलवाएं? सर मैं जूही से प्यार करता था, लेकिन जूही बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है सर, और उसका हाथ मांगने की मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने सोचा कुछ भी करके मुझे अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, तब शायद उसके पेरेंट्स मुझसे शादी कराने के लिए राजी होंगे। और तब रितु के फादर मुझे मिले। और उसके बाद उन्होंने मां से रितु और मेरी शादी के लिए बात की। रितु उनकी इकलौती बेटी थी। मुझे लगा कि वो दहेज देने में कोई कमी नहीं रखेंगे, इसलिए दहेज के लिए मैंने रितु से शादी की। मगर जूही से शादी करने के लिए मुझे रितु को रास्ते से हटाना था, और मुझे पता था कि अदिति मुझे लाइक करती है, इसलिए जूही और मैंने मिलकर के प्लानिंग की। मैंने जूही के फ़ोन से शीतल को फ़ोन किया और उसको अदिति की मम्मी बनने की एक्टिंग करने को कहा। मुझे पता था कि शीतल पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। सर जूही और शीतल रितु से मार्केट में मिले और जूही ने शीतल को अदिति की मम्मी बता करके इंट्रोड्यूस किया, और शीतल ने भी रितु से अदिति की मम्मी बन करके दोस्ती शुरू की, और धीरे धीरे उससे ये कहना शुरू किया कि उसे शक है कि मेरा और अदिति का अफेयर चल रहा है।
और उस दिन ऋतु को बाहर बुलाने के लिए शीतल ने ऋतु को फ़ोन करके कहा कि उसने मुझे और अदिति को हाईवे के पास लॉज में जाते हुए देखा है। सर, मैं 4 बजे कोचिंग सेंटर से निकलता हूँ और 5 बजे घर पहुँचता हूँ। मैंने अपना फ़ोन जूही को दिया और वो मेरा फ़ोन लेकर के मेरे घर की ओर गई और मैं हाईवे पहुँचा जहाँ शीतल ने ऋतु को बुलाया था। अदिति की मम्मी का इंतजार कर रही हो? निशांत? सॉरी ऋतु, तुमने एक ऐसी कश्ती में पैर रखा था जिसे एक ना एक दिन डूबना ही था। लेकिन शीतल को यह नहीं पता था कि मैंने ऋतु का मर्डर कर दिया। और मैंने भी ये नहीं सोचा था कि ऋतु शीतल को लेके मेरे घर आ जाएगी और माँ उसका स्केच बनवा देगी। जब शीतल को पता चला कि आप लोग उसे ढूंढ रहे हैं तो वो बोलने लगी कि वो आपको सब कुछ सच बता देगी। और जिस फ़ोन से शीतल ऋतु को फ़ोन करती थी उससे जूही ने प्रतीक को फ़ोन किया। प्रतीक, तुम्हारी बहन तुमसे मिलना चाहती है। और तुझे लगा कि प्रतीक फंस जाएगा। जरा से दहेज की लालच में तूने एक मासूम लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। अपने किए पे अब तू जिंदगी भर भी पछताएगा ना, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ऋतु और निशांत का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं था, वो दोनों बचपन के दोस्त भी थे। लेकिन लालची और धोखेबाज इंसान रिश्तों का लिहाज नहीं करते। निशांत ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जिसमें ऋतु के विश्वास के साथ ही नहीं बल्कि उसके दिमाग के साथ भी खेला गया। लेकिन अगर ऋतु एक बार भी इन बातों का जिक्र अपने माता पिता से करती तो शायद वो इस बुरे अंजाम से बच सकती थी। किसी भी अनजान व्यक्ति को जाने समझे बिना उसकी हर बात पर यकीन कर लेना और अपनों के साथ अपनी तकलीफ को साझा ना करना हमारी एक ऐसी भूल हो सकती है जिसमें कभी कभी हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलता। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।